यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। जानते हैं कि 2025 में भारत सरकार युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए और 6,000 रुपए की मदद दे रही है। आज के जीके वीडियो में हम जानेंगे 2025-26 की 4 सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं जो आपकी परीक्षाओं और जानकारी के लिए बहुत जरूरी हैं। सशक्त भारत की नई तस्वीर, सामाजिक सुरक्षा से लेकर भविष्य के निर्माण तक। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो हम उन तमाम सरकारी नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण करने वाले हैं जो सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, पर असल में एक बहुत बड़ी पजल के टुकड़े हैं। एकदम सही। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को गहराई से बदल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इससे किसी भारी भरकम तकनीकी शब्दावली या जार्गन में उलझे बिना समझेंगे। हमारे पास शून्य बैलेंस वाले बैंक खातों से लेकर 10,900 करोड़ रुपए के पर्यावरण प्रोजेक्ट तक की जानकारी मौजूद है। इस पूरे दस्तावेज का जो सबसे आकर्षक पहलू है वो है इसका माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाने वाला दृष्टिकोण। मैं भी यही देख रही थी कि ये सिर्फ जीडीपी के बड़े नंबरों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये रिसर्च दिखाती है कि कैसे जमीनी स्तर की बुनियादी सामाजिक सुरक्षा और विकसित भारत का लक्ष्य एक ही धागे से बंधे हुए हैं। तो हमारा मिशन आज यही है कि इन अलग अलग दिखने वाले बिंदुओं को जोड़ें और ये समझें कि ये सब काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही बुनियादी उदाहरण ले सकते हैं, एक घर बनाने का उदाहरण। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब घर बनाता है, वो चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, एक मजबूत नींव के बिना खड़ा नहीं रह सकता। और देश के विकास के मामले में ये नींव आर्थिक स्थिरता होती है। सही कहा। हमारे स्रोतों का पहला बड़ा हिस्सा इसी नींव पर केंद्रित है। इसमें गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक झटकों से बचाने के लिए 3 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। वो 3 पिलर्स हैं, बैंकिंग, पेंशन और बीमा। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा तकनीकी नवाचार है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी। डीबीटी की अहमियत को अक्सर कम करके आंका जाता है। ये सिर्फ पैसे भेजने का कोई आम तरीका नहीं है, बल्कि ये लीकेज को रोकता है ना। बिल्कुल। पहले कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता था। डीबीटी ने उस पूरी लीकेज को प्लग कर दिया है, जिससे लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब उस व्यक्ति के पास एक वित्तीय पहचान हो। और यहीं पर प्रधानमंत्री जनधन योजना का रोल आता है। इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही रोचक है। सिर्फ खाता खोलने की बात नहीं है, इसमें शून्य बैलेंस खाता और मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं हैं, जिसके साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पहले से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। ये ओवरड्राफ्ट सुविधा असंगठित क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। मतलब ये स्थानीय साहूकारों के एकाधिकार को तोड़ने का काम करती है। सही कहा। जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फसल के लिए बीज खरीदने होते हैं तो ये 10,000 की सुविधा उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों वाले कर्ज के जाल से बचाती है। एक तरह से ये उनके लिए वित्तीय बफर का काम कर रही है। बिल्कुल। और जब हम वित्तीय बफर या अचानक आने वाले झटकों से बचने की बात करते हैं तो दस्तावेज का अगला हिस्सा बीमा पर रोशनी डालता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। हाँ, मात्र 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख का मृत्यु या पूर्ण विकलांगता कवर मिलता है और 1 लाख का आंशिक विकलांगता कवर। ये प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाता है। अगर व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए तो ये 20 रुपए का कवर एक पूरे परिवार को गरीबी रेखा के नीचे वापस खिसकने से रोकने का काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। माइक्रो इंश्योरेंस की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से डिस्ट्रीब्यूशन लागत रही है, पर जनधन खातों और ऑटो डेबिट टेक्निक के इस्तेमाल से वो लागत लगभग शून्य हो गई है। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है जो मानवीय त्रासदियों को वित्तीय त्रासदियों में बदलने से रोकता है। एकदम सटीक बात कही। और इसी तर्ज पर भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए दस्तावेज में अटल पेंशन योजना का विश्लेषण है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु में अंशदान शुरू करके 60 वर्ष के बाद 1,000 से 5,000 की गारंटीड मासिक पेंशन। लेकिन इसमें जो त्रिकोणीय सुरक्षा परत दी गई है वो इसे परंपरागत पेंशन से अलग करती है। वो ढांचा कैसे काम करता है? इसमें सबसे पहले मुख्य अंशदाता को पेंशन मिलती है। उनके ना रहने पर उनके जीवन साथी को वही पेंशन मिलती है। और उन दोनों के बाद जमा की गई पूरी राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। ये तो बहुत ही सुरक्षित लहर है। इससे युवाओं पर आर्थिक दबाव भी काफी कम होता होगा। बिल्कुल। जब बुजुर्गों के पास अपनी आय का साधन होता है तो युवा पीढ़ी जोखिम लेने और बेहतर अवसर तलाशने के लिए स्वतंत्र हो पाती है। जोखिम लेने की इस आजादी के साथ साथ
समाज की मानसिकता में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ, इसका डेटा बहुत ही सकारात्मक है। निवेश मात्र 250 रुपए से शुरू किया जा सकता है और इसमें 8.2% की ब्याज दर है, जो फिलहाल लघु बचत योजनाओं में सबसे अच्छी है। साथ ही 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कर छूट भी मिलती है। ये केवल एक बचत योजना नहीं है, बल्कि बालिकाओं को एक वित्तीय लायबिलिटी के बजाय एक एसेट के रूप में देखने का प्रयास है। और ये कंपाउंडिंग यह चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को निचले तबके तक पहुंचाती है। 21 साल की परिपक्वता अवधि या उच्च शिक्षा और विवाह के समय इस फंड का उपयोग किया जा सकता है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ती है। तो अगर हम इस पहले हिस्से का त्वरित सारांश दें, तो जनधन योजना एक तरह से मुख्य द्वार है। बिल्कुल सही। उसी द्वार से होकर बीमा, पेंशन और बेटियों के भविष्य की सुरक्षा जैसी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अब जब हमने सुरक्षा रूपी इमारत की नींव को समझ लिया है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरक्षा के बाद अब बारी है प्रगति की। अब हमारा फोकस उन क्षेत्रों पर है जो देश को भविष्य की ओर छलांग लगाने में मदद करेंगे, जैसे युवा, शिक्षा, तकनीक और पर्यावरण। सबसे पहले युवाओं के कौशल पर बात करते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर काफी उत्साह है। ये योजना भारत के जॉब मार्केट की बहुत बड़ी समस्या को हल करती है, जिसे एम्प्लॉयबिलिटी गैप कहते हैं। क्योंकि अकादमिक डिग्रियों और उद्योग जगत की जरूरतों के बीच काफी अंतर होता है। हाँ, और 1 करोड़ युवाओं को कॉर्पोरेट जगत में इंटर्नशिप देना इस अंतर को पाटने का एक शानदार तरीका है। इसका प्रवाह या प्रोसेस काफी व्यवस्थित है। 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए जो काम नहीं कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उन्हें 12 महीने की इंटर्नशिप मिलती है, जिसमें डीबीटी के जरिए 5,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड मिलता है और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता भी। ये मोबिलिटी कॉस्ट को कवर करने में बहुत मदद करता है। लेकिन सबसे खास बात है भारत के शीर्ष 500 CSR कंपनियों के साथ साझेदारी। यही तो इसकी असली ताकत है। ये कोई आम अनुभव नहीं है। बिल्कुल। युवाओं को कॉर्पोरेट अनुशासन और नवीनतम तकनीक का सीधा एक्सपोजर मिलता है। वो नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। और जब बात फ्यूचर रेडी होने की आती है, तो शिक्षा को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दस्तावेज में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जिक्र है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। ज्ञान पर सबका अधिकार होना चाहिए। हाँ, कई बार रिसर्च करते समय अच्छे पेपर्स पे भारी पेवॉल लगा होता है, जो काफी निराशाजनक है। ये योजना इसी ज्ञान की घेराबंदी को तोड़ने की बात करती है, डिजिटल क्रांति का उपयोग करके। इससे 6300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को लाभ मिलेगा, जिनमें छोटे शहरों के कॉलेज, विश्वविद्यालय और लैब्स शामिल हैं। उन्हें महंगे रिसर्च जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच मिलेगी। और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सोच कर देखिए, जब एक टियर 3 शहर के शोधकर्ता को वही अंतर्राष्ट्रीय डेटा मिलेगा जो दुनिया के शीर्ष संस्थानों को मिलता है, तो इनोवेशन का सही मायने में लोकतंत्रीकरण होगा। लक्ष्य एकदम साफ है, भारत को एक ग्लोबल नॉलेज हब बनाना। और ये नवाचार सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है। ये हमारे खेतों तक भी पहुंच रहा है। कृषि में परंपरा और तकनीक का एक बहुत अच्छा संगम देखने को मिल रहा है। स्मार्ट खेती। अक्सर हम खेती को पुरानी तकनीकों से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हो रहा है। जी हाँ, 6 करोड़ किसानों का एक विशाल डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे सटीक खेती या प्रिसिजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। जब आपके पास जमीन, फसल और मिट्टी का सटीक डेटा होता है, तो नीतियां हवा में नहीं बनती। और इसके साथ ही 109 नई जलवायु अनुकूल बीज किस्में भी विकसित की गई हैं। ये बहुत समय पर उठाया गया कदम है, क्योंकि मौसम चक्र काफी अनियमित हो गया है। बेमौसम बारिश और सूखा अब आम बात है। ये नई बीज किस्में किसानों को इसी जोखिम से बचाएंगी। इसके अलावा 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता देने का लक्ष्य भी है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, जो रासायनिक खादों से खराब हो गई थी। अब अगर सतत विकास और पर्यावरण की तरफ बढ़ें, तो एक भारी भरकम बजट वाली योजना है PM E-ड्राइव। 10,900 करोड़ रुपए का विशाल बजट ये प्रदूषण मुक्त भारत के लिए है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सब्सिडी नहीं है। इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसें और एम्बुलेंस ट्रक सब शामिल हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन में तो कमी आएगी ही, और लॉजिस्टिक्स की लागत पर भी सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, क्योंकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का विशाल नेटवर्क बहुत जरूरी है रेंज एंजाइटी को कम करने के लिए। बिल्कुल।
जब हर जगह चार्जिंग की सुविधा होगी तो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। जिससे क्रूड ऑयल के आयात बिल में भी भारी बचत होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक मैक्रो एनालिसिस करें, कड़ियों को जोड़ें, तो हमें एक वर्चुअस साइकिल या चक्र दिखाई देता है। वो चक्र जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाता है। शुरुआत होती है सामाजिक सुरक्षा से, बैंकिंग, बीमा और पेंशन से। जब बुनियादी चिंताओं से मुक्ति मिलती है तो जोखिम क्षमता बढ़ती है। और यही रिस्क कैपेसिटी इनोवेशन या नवाचार को जन्म देती है। और नवाचार से ही विकसित भारत बनता है। ये पूरा ढांचा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर टिका है। बिल्कुल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के सबसे बड़े स्तंभ की बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि किसी भी देश के विकास की पहली सीढ़ी उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होती है। ये आयुष्मान भारत योजना का जिक्र है। जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएमजे भी कहा जाता है। हाँ, इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताया गया है। इसके मुख्य तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर। और ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस इलाज है, जो सरकारी के साथ साथ चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी मिलता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को भी शामिल किया गया है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है इस योजना का हालिया विस्तार। हाँ, वो जो नया अपडेट आया है। बिल्कुल। पीपीटी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई आय सीमा तय नहीं की गई है। एक मिनट, जल जीवन मिशन या JJM, जिसका नारा है हर घर जल स्वस्थ कल। इसका लक्ष्य 2025 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन या FHTC प्रदान करना है। हाँ। और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विशिष्ट आंकड़ा दिया गया है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। और ये 55 लीटर का आंकड़ा ही इस मिशन की गंभीरता और समझ को दर्शाता है। कैसे? मतलब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई हवा में लिया गया नंबर नहीं है। 55 लीटर पानी पीने, खाना पकाने, नहाने, बुनियादी साफ सफाई और यहाँ तक कि घर के मवेशियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय किया गया है। अच्छा। हाँ, ये ग्रामीण जीवन की एक समग्र समझ को दिखाता है। लेकिन इस मिशन को सिर्फ लोहे या प्लास्टिक के पाइप बिछाने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? क्योंकि सतह पर तो ये एक सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट ही लगता है। देखिए, स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इस योजना की असली ताकत इसका विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका संचालन ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और जल प्रबंधन समितियों के माध्यम से हो रहा है। मतलब गांव के लोग खुद शामिल हैं। हाँ। PM आवास योजना या PMAY को कवर करती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल हैं। इसका विजन है अपना घर अपनी पहचान और 2025 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य। इस योजना में घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जहां मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी राशि अलग-अलग है, जो कि भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए बहुत ही तार्किक लगता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें पूर्ण आवास की अवधारणा को समझना होगा। पूर्ण आवास? हाँ, पीपीटी में ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की 4 दीवारें खड़ी करना नहीं है। एक आवास तब पूर्ण होता है जब उसमें शौचालय हो, उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ कुकिंग गैस कनेक्शन हो और सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन हो। यानी सरकार अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों को एक साथ ला रही है, जिसे प्रशासन की भाषा में कन्वर्जेंस कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान योजना से। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में जाती है। और अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। PM विश्वकर्मा योजना, इसकी हेडलाइन है पारंपरिक कौशल को वैश्विक पहचान। हाँ, ये योजना बहुत ही खास है। ये 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के लिए है, जैसे सुथार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, राजमिस्त्री आदि। इसके तहत कौशल विकास ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड मिलता है और आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई-वाउचर मिलता है।
5% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। बिना किसी गिरवी या कोलैटरल के ऋण मिलना पारंपरिक कारीगरों के लिए तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि उनके पास अक्सर बैंकों को देने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। यही इसका मुख्य बिंदु है। स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY की मुद्रा में 3 श्रेणियां हैं। शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन है, और तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और यहाँ 2025 के बजट का अपडेट बहुत अहम हो जाता है। हाँ, क्या अपडेट है? PPT स्क्रिप्ट में तरुण लोन की सीमा के विस्तार की बात की गई है। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं, उन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विश्वकर्मा योजना की तरह ही मुद्रा योजना की ऋण भी इसका कोलैटरल फ्री यानी बिना गारंटी वाला ऋण है। ये थी 2025-26 की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली जीके अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।